आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही विद्वान साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला से करवाने जा रही हूँ। सागर जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप तो हमारे नागपुर की जान है, नागपुर की शान है और आपसे हमारी बातचीत तो आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके पूर्व एक साहित्य का माहौल क्यों न बन जाए। कुछ आपकी एक आध रचना से हम शुरू करना चाहेंगे, तो कृपया कुछ सुनाइए। क्योंकि आपने साहित्यकार कहा है, तो साहित्यकार जहाँ है वहाँ साहित्य है, और जहाँ साहित्य है वहाँ पे लेखनी है और वहाँ पे लिखना है। जी जी जी। तो लेखनी के बारे में क्या है, अकेले लिखने से काम नहीं होता जी, सुनने वाला भी कोई चाहिए। बिल्कुल। तो हमने एक जगह लिखा था कि दोहे गजल नज़म कहो या फिर चाहे गीत, जी दोहे गजल नज़म कहो या फिर चाहे गीत, सुनने वाला चाहिए कोई अपना मीत। वाह वाह वाह। जहाँ पे कोई अपना मीत हो वहां पे सुनाने की इच्छा होती है जी। और लोगों की भी सुनने की इच्छा होती है। बिल्कुल। और इसके साथ में एक दूसरा एक छोटा सा दोहा मैं बता रहा हूँ जी। कि होता क्या है कि कहते हैं रचना अगर हो तो अच्छी हो, जी। नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल। तो उसमें हमने ये लिखा कि कम लिखो पर खूब लिखो, जी जी सागर जी धर धीर। जी जी। कम लिखो पर खूब लिखो, सागर जी धर धीर। कुछ कुछ रही मनसा लगे, जी। कुछ कुछ लगे कबीर। वाह वाह वाह। ये दोनों बहुत महान बहुत आत्माओं के बढ़िया। प्रति श्रद्धांजलि भी है। जी 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 जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। आपकी जब ये बात आपने कही, जो थोड़ा लिखो पर अच्छा लिखो, तो सागर जी, यहीं से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साहित्य में एक अच्छा लिखना क्या होता है? ये बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बड़ा कठिन प्रश्न भी पूछा है। क्योंकि हर कोई जो लिखता है जी वो अपने आप को साहित्यकार समझता है। जी जी लेकिन ये भी उतना ही सच है, जी हर कुछ लिखा हुआ साहित्य नहीं हुआ करता। लेकिन जो लिखता है जी वो साहित्यकार होता है, हाँ, और साहित्यकार अच्छा तभी बन सकता है जी जब वो अच्छा लिखे। जी जी और अच्छा लिखने के भी कई पैमाने होते हैं। जी जी। वैसे तो ये काफी विस्तृत विषय मैं जानती हूँ। बिल्कुल संक्षेप में आप बस ये बताइए कि यानी जब कोई लिखने जाता है तो उसे किस बात का ध्यान है ना, एकदम कुछ दो चार पंक्तियों में जो बहुत ही विशिष्ट बात है वो बताइए प्लीज। बिल्कुल मैं बताऊंगा। साहित्यकार जो कुछ भी लिखे, जो सुनने वाला पढ़ने वाला लगे कि ये मेरे मन की आवाज है और मेरे मन की आवाज को बहुत अच्छे ढंग से उतारा गया है कागज पर, और जब उसको वो चीज अच्छी लगती है तो बरबस वाह वाह या दाद देने लगता है। बस यही साहित्य की सार्थकता है। जी जी जी। तो मतलब साहित्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर चलना चाहिए, तभी वो एक ग्राह्य साहित्य बनेगा और जो कि जनहित में भी होगा। और जनहित में जो साहित्य है वही सफल साहित्य है। जी जी, जैसे प्रेमचंद का था कि बिल्कुल जन साधारण में बहुत ही सरल उन्होंने लिखा था और बहुत सरस लिखा। जो कबीर हो कबीर, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब जनता के लिए होना चाहिए। और मैं कि जो हमारे सागर जी हैं ये एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और जिनको की बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त, जिसको बोलने में भी बहुत टाइम चला जाएगा। तो काफी सम्मानीय पुरस्कार मिलने के साथ ही साथ बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं और इनका प्रक्षेप प्रकाशन है। और उसके साथ ही ये कई संस्थाओं यानी साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। और हम आगे इनसे बहुत सारी बातें साहित्य को लेकर ही पूछने वाले हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहूंगी कि ये कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, किसी साहित्य मंत्री भी हैं कुछ संस्थाओं के ये कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और इनकी कुछ आगे की बात यदि करेंगे तो ये कई वर्ग पहेली भी बहुत अच्छी लिखते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय है, और ये बहुत ही लोकप्रिय और सफल मंच संचालक भी हैं। तो ऐसी ढेर सारी इनके गुण हैं जो आगे आगे हम चलते चलते बात करते चलेंगे। तो सागर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो नागपुर है ये पहले सीपी एंड ब्रार था, और मध्य प्रदेश की जो भाषा हिंदी है उसका यहाँ बड़ा असर था। तो लोग मराठी भाषी भी मराठी वाली हिंदी बोलते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि महाराष्ट्र में नागपुर आ गया और सीपी एंड ब्रार खत्म हो गया और एमपी मध्य प्रदेश बन गया। तो हमारा नागपुर महाराष्ट्र में आ गया।
लेकिन यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत साहित्यिक गतिविधियाँ हो रही हैं और बहुत सी साहित्यिक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं और जो कि कई तो आपकी देखरेख में ही आगे बढ़ रही हैं। तो हमको असल में हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी यदि आप हमें कुछ थोड़ा-सा अच्छे से बता दें कि भई ये साहित्य कहाँ से आया, कैसे आया, साहित्यिक संस्थाएँ कैसे बनी? तो ये थोड़ा-सा इस पर आप प्रकाश डालिए। ये तो एक साहित्यिक इतिहास हो गया। जी, जी। असल में नागपुर का साहित्य बड़ा समृद्ध रहा है, साहित्य क्षेत्र भी रहा है। जी। लेकिन ये बात एक अलग है हाँ, हाँ। कि साहित्यिक संस्थाओं की संख्या उतनी नहीं थी जी। जितनी उस समय होनी चाहिए थी। अच्छा। मैंने जब से होश संभाला, हाँ, हाँ। एक तो जब मैं हुँ। 8वीं 9वीं वगैरह में पढ़ा करता था, जी, जी। तो कभी मोर भवन के सामने से जब गुजरना होता था, हाँ, हाँ। तो मोर भवन की इमारत को मैं देखता था। अच्छा। वो तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हाँ। लिखा हुआ था। हाँ, हाँ। तो होता था तो मन में एक बड़ा सोचता था मैं कि कितना बड़ा भवन है और कैसे-कैसे साहित्यकार यहाँ पे आते होंगे, जी, कितनी जी। सही। और वहाँ लेकिन हाँ, हाँ। कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी अच्छा। कि कैसा जाए इतने बड़े संस्थान में। जी, जी, जी। तो तब आप कितने यानी आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी समझ लीजिए मैं 8वीं 9वीं अच्छा, में अच्छा। पढ़ता था, तो आप ओह! कल्पना कर हाँ, लीजिए हाँ। बहुत कितनी छोटे थे आप। हाँ। 17-18 साल वगैरह जी, की कुछ जी, ऐसी जी। उम्र रही होंगी। जी। लेकिन धीरे-धीरे एक तो उस समय ये मोर भवन नाम का जो स्क्वायर है, जी। ये बड़ा मशहूर हुआ करता था और एक वैरायटी चौक। अच्छा, तो ये अच्छा। दोनों, और मेरा चूंकि रहना बर्डी में था, तो अक्सर हम लोग यहाँ पे आते थे और मैं हाँ। बड़े जिज्ञासा से इस बिल्डिंग को देखा करता था, अच्छा। क्योंकि मेरे वहाँ का जो माहौल था, हुँ। शुद्ध मराठियों के बीच में मैं रहा हूँ, मोहल्ला अच्छा, भी था। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरे वहाँ पे अखबार आते थे, और अच्छा हाँ। दूसरा ये सबके प्रति आकर्षण का एक कारण कि मुझको लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं जी। सीता बर्डी की हाँ। राजा राम सीताराम हाँ, वाचनालय, हाँ, मैं वहाँ, वाचनालय। तो जी, वहाँ जी। होता ये था कि मैं जैसे ही स्कूल से घर आया और मैं सब कुछ फेंक फाक के, यानी तीसरी क्लास से बात बता रहा हूँ आपको, अच्छा, अच्छा। मैं वहाँ जाता था और जब तक वो लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती थी, हाँ, हाँ। तब तक मैं पत्रिकाएं अच्छा। और वो मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था। अच्छा। तो बाद में कई साल बाद मालूम पड़ा कि यहाँ जो मोर भवन में एक लाइब्रेरी है, हाँ, हाँ। वहाँ पे भी बड़ी अच्छी पत्रिकाएं आती अच्छा, हैं। अच्छा। तो हमने हिम्मत करके, हाँ, मैंने हाँ। बताया ना, हिम्मत नहीं होती थी जी, अंदर जी, जाने, जी। हम हिम्मत करके हम गए वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ बड़ी बढ़िया-बढ़िया पत्रिकाएँ, अच्छा, चंदा अच्छा। मावी मिल गई, पराग भी मिल गया, सविता, हाँ, मुक्ता। हाँ। तो पढ़ने का मुझको शौक था और मैं बहुत पढ़ा करता था, अखबार भी जी, जी। और ये भी। जी। तो थोड़ी-सी एक साहित्य के प्रति जो समझ हो गई थी, जी, जी। वो आने लग गई थी। फिर मेरे घर में नवभारत अखबार आता था, जी। उसमें भी एक साहित्यिक परिशिष्ट हुआ करता था। हाँ, हाँ। तो उसमें कविताएँ छपती थी, जी। तो वो पढ़ते थे और फिर कोशिश भी करते थे कुछ लिखने की। जी। तो लगा कि थोड़ा बहुत तो हम भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जी, जी, जी। तो हमने लिखना चालू किया। जी, जी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था उस समय हाँ, हाँ। कि आप कहीं जाके पढ़ सकें। जी। तो ये बात 1969 की है। अच्छा। आज से कितने 55 साल हो गए हाँ, होंगे हाँ, शायद, हाँ। जी, जी। 55 साल, हाँ, कितने हाँ। साल पहले जी, की। जी, जी। तो मैंने एक कविता लिखी थी अच्छा। देश पर। अच्छा। वो कविता मैंने नवभारत में भेज दी अच्छा। और मेरा परम सौभाग्य हाँ, हाँ। कि वो कविता छप गई। अच्छा, अच्छा। और वो जब अखबार में छपना उन दिनों, ये कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। ये उस हाँ, समय का हाँ। सागर बिल्कुल, खादी, बिल्कुल। तब सागर खादी वाला हाँ, नहीं हाँ। जमा था नाम, ऐसे खादी जी, वाला जी, करके जी। दिया अच्छा। करते थे। हाँ, हाँ। अच्छा, और फिर एक दूसरा एक संयोग इससे जुड़ गया कि मैंने जैसी मैट्रिक पास किया, जी। तो पास की मॉरिस कॉलेज में हाँ। मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा। वहाँ हिंदी लिटरेचर को मैंने अपना एक सब्जेक्ट रखा। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे श्री ग पू जोशी, अच्छा। स्वर्गीय गजानन हाँ। पुरुषोत्तम जोशी, ये वहाँ अच्छा, हिंदी के अच्छा, लेक्चर। अच्छा। तो बस पहले ही हफ्ते उन्होंने वहाँ कुल मिला के हाँ। 11 स्टूडेंट थे अब हिंदी लिटरेचर में, अच्छा। 10 लड़कियां और एक अकेला मैं लड़का। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई कुछ लिखता हाँ, लिखता है क्या? हाँ, हाँ। तो मेरे पास में मेरी कटिंग हो, तो हमेशा जी, दस्तावेज जी। जैसा मैं रखता था, जी। मैंने उनको दे दी वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने पढ़ी, अरे बोले ये तो बहुत अच्छी है, अच्छा। आप ऐसा करो हाँ। आकाशवाणी में चले जाओ, हाँ। वहाँ के प्रोग्राम जो अपनी 4-6 रविता रचनाएं हाँ। वगैरह दे दो, जी। हमारे लिए इससे बड़ी और क्या खजाना हो सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गया वहाँ दे दिया। जी। उसके बाद में फिर मुझको वहां से एक लेटर आया, कॉन्टेक्ट हाँ, लेटर, जी। करीब एक आध महीने के अंदर। जी। उसमें फीस लिखी हुई थी, जी। 10 रुपया फीस। अच्छा। तो उसके कुछ दिन बाद वो जोशी ने फिर पूछा मुझसे, आकाशवाणी में दे दिए थे? मैंने कहा हाँ दे दिया था, 1 महीना। बोले कुछ आया पत्र? मैं बोला हाँ आया। होगी बोले रिकॉर्डिंग? मैं बोला सर मैं जा नहीं पाया क्योंकि उसमें फीस 10 रुपया लिखी हुई थी। अच्छा, अच्छा। मैं 10 रुपये कहाँ से लाता? हाँ, हाँ।
अरे बोले वो नहीं है, वो तुमको 10 रुपया देंगे। ओह अच्छा ये अच्छा अच्छा। आसमान से बारिश होने वाली। ये तो बहुत जी जी। फिर तो वो हाँ हाँ बाकायदा हम गए, जी जी। रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ अरे हुआ वाह, वगैरह। ये मैं पूछना चाह रही थी जी कि यहाँ पे जैसे कि मराठी भाषी ये प्रदेश में हम जी रहते हैं, जी परंतु यहाँ पे जो साहित्यिक संस्थाएं जिस जी तरह से काम कर रही हैं और कैसे यहाँ साहित्य को स्थान मिला इतना कि आज हिंदी साहित्य बड़ा फल फूल रहा है। और मैं जानती हूँ कि आप जैसे बहुत से ऐसे हिंदी सेवी हुए हैं पहले भी जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया है। तो ये थोड़ा हमें बताइए कि ये मोर भवन कैसे तैयार हुआ और यहाँ पे साहित्य संस्थाएं कैसे आई, जी। और भी कुछ साहित्य संस्थाओं की जानकारी आप हमको दीजिए। मैं जितनी मुझको है, जब से जी मैंने होश संभाला, जी तो ये तो मेरे ख्याल से मोर भवन जो है, जी या मोर भवन के सामने धनवटे रंग मंदिर है। जी धनवटे रंग मंदिर एक हॉल का नाम है, जी। वो संस्था का नाम है विदर्भ साहित्य संघ, ये मराठी की संस्था। हाँ हाँ और ये जो था, ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन था, जैसा जी कि आपने बताया। जी। फिर बाद में बायफर्केशन हुआ, नागपुर हाँ महाराष्ट्र में आया, जी। तो उसका नाम बदल के विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। अच्छा तो अच्छा। सबसे बड़ी संस्था हाँ हाँ हिंदी की जी। उस समय विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन। अच्छा अच्छा। अच्छा, और उसमें एक संस्था और तो ये यानी किसने इसका प्रारंभ किया या किस तरह से ये कुछ तो गवर्नमेंट ने अच्छा सबको जमीन अलॉट की थी। जी जी उस जी। समय एक बियाणी जी हुआ करते थे, जो हाँ इसके हाँ अध्यक्ष थे, बियाणी जी के बियाणी जी। हाँ बियाणी जी इसके। जी। और उसके बाद में बाबू राम गोपाल जी माहेश्वरी, जी जो नवभारत के जी मुख्य संपादक जी और मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा उसके इसके अध्यक्ष बने। अच्छा अच्छा और उनकी अध्यक्षता में ये संस्था काम करती रही, जी और जी जब तक वो जीवित रहे, जी। आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा। तो अभी ये संस्था के जो कार्य है वो मतलब और क्या क्या चल रहे हैं, क्या है? अभी अगर आपने मोर भवन को आज से 25-30 साल पहले देखा होगा, जी तो ये वैसा वाला मोर भवन नहीं है जैसा हाँ पहले हुआ था, पहले बना दिया गया था। अभी जब से नई कार्यकारिणी आई है, जी और नवभारत पत्र समूह के मुख्य संपादक और मैनेजिंग डायरेक्टर जी श्री विनोद माहेश्वरी जी इसके जनरल सेक्रेटरी बने, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। जी। तो वो बहुत आगे की सोचने वाले व्यक्ति अच्छा हैं। उन्होंने मोर भवन के स्ट्रक्चर का, जी वहाँ की सुविधाओं का, जी। वहाँ की गतिविधियों का कायाकल्प कर दिया। ओह अच्छा अब अच्छा इतने अधिक कार्यक्रम वहाँ पे हिंदी जी के हो रहे हैं, जी। जितना मैं नहीं समझता कि मध्य भारत के किसी अच्छा। भी हिंदी सेवा संस्था अरे में वाह। होता होगा। हाँ 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 बहुत, और नए लोगों को हाँ। स्थान दिलाने का, पहचान दिलाने का जी जी। ये काम विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन कर रहा है। अच्छा अच्छा और अगर अवसर मिला तो मैं ये भी बताना जी चाहूंगा जी कि ये बात है 1988 की, जी 1988 की। हम्म। तो मुझ पे एक दायित्व दिया गया। अच्छा तब राम गोपाल जी माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अच्छा कि यहाँ के साहित्यकारों को पहचान बनाने के लिए, जी पहचान दिलाने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। जी जी तो उसके लिए ये था कि हर शनिवार को एक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया अच्छा जाए, और साथ में एक कवि सम्मेलन भी हो। जी जी। तो हमने जो सोचा भी नहीं था, उतनी सफलता हमको मिली। वो अच्छा अकेला मैं ही संयोजक था, मैं ही संचालक था, अच्छा सब कुछ, और कोई बहुत अधिक सुविधाएं जी नहीं जी थी। अभी तो खैर जी बहुत बढ़िया। जी जी। तो उसमें हुआ ये, पूर्णिमा जी, हम्म कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कहीं पे काव्य पाठ करने का अवसर नहीं मिलता था, अच्छा या छपने का नहीं, या हाँ रेडियो पर जाने का अवसर नहीं मिलता था, तो यहाँ पे आके जी उनको एक ऐसा स्थान मिला जी जहाँ पे वो खड़े होके अपनी पहचान बना सकते थे। अच्छा जी जी। हाँ उसमें कोई शर्त नहीं थी कि आप हमारे मेंबर बनिए या हाँ सदस्यता शुल्क दीजिए, कुछ नहीं। बिल्कुल आप अगर लिखते हैं, जी आप आइए, हाँ हाँ। आपके लिए माइक यानी है। हिंदी को बढ़ाने के लिए ये जो कार्यक्रम रखे जा रहे थे, हाँ, ये कितने हिंदी के अच्छी साहित्य पहल का। थी ये, बिल्कुल तो उसमें कई ऐसी महिलाएं जी जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, जी सिंपल जो अपनी डायरियों तक हाँ सीमित हाँ थी, लिख के रखती थी, जी वो महिलाएं वहां पे आने लगी। हाँ हाँ ऐसे नए नए लड़के वहां पे आने लगे, जी कविता क्या होती है ये समझने लगे, हाँ हाँ और जिनमें कुछ अच्छा करने की कोई ख्वाहिश थी, जी तो कविताओं का हाँ परिमार्जन करने लगे। बहुत तो बढ़िया धीरे, तो ये कार्यक्रम मैंने हर सप्ताह के हाँ 12 साल तक चलाया, जनवरी अच्छा अच्छा 1988 के पहले हाँ हाँ। शनिवार से लेके। यानी नई पीढ़ी को हिंदी के साथ जोड़ने का ये बहुत ही अच्छा उपक्रम हुआ। जी तो सागर खादीवाला जी एक बात बताइए जी। कि कुछ महिला समिति भी, हिंदी महिला समिति ये भी कुछ बनी थी, ये इसका क्या है, ये कब हिंदी बनी? महिला समिति
जी। ये क्रियाशील जो पुरानी संस्था है, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी की एक विचारविथी नाम की संस्था थी, अच्छा एक विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन और विचारविथी विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऊपर एक हॉल में होती अच्छा थी। अच्छा यहाँ हिंदी महिला समिति, जी इसमें भी उस समय की जो महिलाएं थी जी वो भी आया करती थी। हाँ एक हाँ कोई रामायण रामचरित मानस समिति थी, जी वो भी होती थी। अच्छा और उसमें ये सब होने के बावजूद में एक बड़ा माइनस पॉइंट ये था जी कि अगर हमको कोई कवि सम्मेलन ढंग का, जिसको बोलते हैं हाँ जो हाँ लोग, चाहे बराबर आप काव्य गोष्ठी कर लो, यानी कुछ भी सुना दो, स्तरीय होना चाहिए लोगों हाँ को पसंद आ, जी तो कवि लोगों को ढूंढना पड़ता था। अच्छा तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, जो भी ध्यान में है वो कवि आ जाते थे, हाँ हाँ या कुछ उर्दू के मुशायरे के लोगों को बुला लेते थे अच्छा और कवि सम्मेलन होता था। कवि मिलते नहीं थे, अच्छा दो चार कवि थे नामवंत, जैसे एक मधु जी पांडे का नाम आप जानती है, जी जी कृष्ण कुमार चौबे का नाम जानती जी है, जी जी और एक ओडी जैन नाम के कवि हुआ करते थे। जी हम भी कुछ लिखने लगे, हाँ हाँ फिर हाँ धीरे धीरे और भी कवि आए। जुड़ने लगे हाँ तो जी हाँ, तो एक कवि सम्मेलन के लिए जो हमको कवियों की कमी जी होती थी वो जी नहीं। एक जी एक कवित्री थी हाँ श्रद्धा पराते, जी जी एक कुसुम श्रीवास्तव हुआ हाँ हाँ करती थी, जी एक प्रतिमा दुबे, लेकिन जी प्रतिमा दुबे जी हाँ कभी सम्मेलन में जाती नहीं थी। हाँ हाँ कुसुम श्रीवास्तव जी आई जाने कई बार, हाँ देखे हमने। जी श्रद्धा पराते कई बार जाती थी, जी लेकिन कविताओं की बिल्कुल हम्म अभाव था। अभाव था लेकिन यानी ये उस समय इतना प्रचलन नहीं था कि स्टेज पर स्थानीय था, कवित्री जी नहीं जी नहीं, जी स्टेज ही नहीं था उनके लिए। बिल्कुल जब स्टेज मिला तो कई लोगों की पहचान, और आज आपको हाँ बताऊं बड़े गर्व भी हम्म होता है, जी जितने भी कवित्रियां हाँ हाँ या कवि आप देख रहे होंगे, आप उनसे उनकी जन्मभूमि पूछेंगी जी तो वो बताएंगे कि ये विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहली बार हमने अच्छा माइक देखा, अरे पहली वाह बार कविता सुनाई। जी 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 165 हाँ से यानी ज्यादा है। एक जो स्टेज मिला उनको जी। अपनी प्रतिभा को उजागर करने का, वो यानी विदर्भ साहित्य और उस सम्मेलन समय में बड़े अच्छे मिला अच्छे लोग थे, पंडित जी जी शिवनारायण द्विवेदी थे, जी नवभारत के जो साहित्य संपादक भी जी थे, और बड़े सीनियर शैलेंद्र कुमार जी थे। उधर आनंद गोपाल शेवड़े जी, हाँ हाँ शेवड़े जी हालांकि का भी तो बहुत हाँ मराठी जी वाले थे, लेकिन अंग्रेजी का अखबार नागपुर टाइम्स के हाँ वो थे। हाँ और सबसे बड़ा श्रेय तो ये यहाँ पे ये मिला कि 1975 में जी जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हाँ हुआ, हाँ हाँ तो शेवड़े जी उसके संयोजक थे। जी 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 तो ये नागपुर के लिए ही हाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए बड़ी गौरव की बड़े बात गौरव की बात है, क्योंकि वो मराठी होते हुए हिंदी को बिल्कुल। के लिए उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया और विश्व हिंदी सम्मेलन किया पहला, ये तो यानी इसका संयोजन कोई आसान बात नहीं मान थी लीजिए, तो देखिए, जी एक कॉलेज का छात्र जी जब वो सामने देख रहा है महादेवी वर्मा को, अमृता प्रीतम को, हाँ बड़े बड़े, तो जी हमको तो ये लगता है कि हम्म, ये जब चलते थे ना, हम पीछे जी पीछे चलते थे, तो हाँ उनके हाँ चरणों की धूल जी जी थोड़ी बहुत हाँ हमारे मस्तक को छू गई, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी कलम को लेखने की क्षमता, हाँ और मेरे ख्याल से ये धर्मयुग के भारती जी वगैरह सभी होंगे बहुत कौन जी कौन जी नहीं था, कौन कौन नहीं था। वो तो हाँ यानी सिर्फ इंडिया के नहीं, जी वो तो जी जर्मनी से लोग हाँ आए थे, पूरा वो अमेरिका से आए थे, अंतरराष्ट्रीय बहुत अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन तो बराबर है। जय। तो एक आप अपनी कोई एक रचना हमें सुनाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रचना तो असल अच्छा में एक आप माँ पर बहुत मतलब एकदम दिल को छूने वाली कुछ आपकी पंक्तियां हैं 4-5 नहीं, वो तो हाइकू, एक हाइकू हाँ था, बोलिए वो जापानी हाँ आपकी हाइकू कोई भी है। रचना आप बोल उसमें सकते होता हैं ये है जी कि वो बस 5-7 हाँ शब्दों में हाँ पूरी रचना हो जी जाती हाँ नहीं आपकी रचना में हाइकू वगैरह सभी आता है, तो आप जो भी बोलना चाहें। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे 5-6 शब्दों में, जैसा जी एक हमने हाइकू लिखा था हाँ कि रिश्ते अच्छे थे, हाँ पहली लाइन है, हाँ रिश्ते अच्छे थे, हाँ सारे बिखर गए। हाँ अब भाई कोई ना कोई तो कारण होगा ना जी बिखरने जी के लिए, जी तो जी कारण देखिए तीसरी लाइन में, हाँ रिश्ते अच्छे थे, सारे बिखर गए, कान कच्चे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच तो में ये हाइकू की विशेषता है बिल्कुल कि आप आधी लाइन में पूरी बात, और हाँ माँ की जो बात हाँ आपने कही ना, वो जी क्या होती है माँ, हाँ क्या होती है माँ जब हमने जाना, हाँ क्या होती है माँ जब हमने जाना, जा चुकी थी माँ। ये है एक मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये अभी 15 अगस्त यानी अगस्त का महीना जी जी चल जी रहा है और बस 15 अगस्त करीब ही है, जी और ऐसे में एक आपकी देशभक्ति की एक कविता है, देशभक्ति की स्याही। अरे तो यदि आपको अभी कुछ यदि स्मरण हो तो कुछ पंक्तियां सुनाइए, वो बहुत ही मेरी मतलब पसंद की कविता है और शायद श्रोताओं को भी वो बहुत अच्छी लगेगी। ये देशभक्ति की शायरी जी मेरी एक बड़ी अच्छी रचनाओं में से एक रचना, जी जिसे पाठ्यक्रम में लिया गया है नागपुर विश्वविद्यालय के अच्छा बीकॉम के पाठ्यक्रम में। जी इसके पीछे भी एक बड़ा
हाँ। छुपी हुई बहुत सारी चीजें हुई। ये वो तो चलता है, अब तो हमको कविता तो सुनाइए। हम उसकी बात नहीं जी, करते, जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने रचना हाँ, की बात यानी की, यूनिवर्सिटी में उसको यानी कोर्स में लिया जा रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत सुंदर कविता मैंने पढ़ी है, और इसीलिए ये अगस्त का महीना है, तो मैं चाहती हूँ कुछ देशभक्ति की बात भी हो जाए। तो देखिए, अगर पूरी याद होती है मैं सुनाता हूँ जी, आपको। जी। इसमें असल में देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होंगी। आप तो इतने बड़े अखबार की साहित्यिक संपादिका रह चुकी है, आपसे क्या सब नहीं, कई दुनिया देखी है आपने साहित्य की, लेकिन इसमें मैंने देश को बिल्कुल एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश की है। जी हाँ, जी हाँ। ये देखिएगा, जी। उसमें मैंने लिखा है, देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है, जी। और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है, और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। देश उस घेरे का, उस परिधि का भी नाम नहीं है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है। देश उस परिधि का भी नाम नहीं है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है, और देश उस संज्ञा का भी नाम नहीं है जो हमें सर्वनाम होने से बचा लेती है। वाह वाह, बहुत देश तो एक जज्बा, एक एहसास होता है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास होता है। बहुत सुंदर। देश तो एक जज्बा, एक एहसास होता है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास होता है। और देशभक्ति की स्याही जिस कौम की रगों में लहू बनकर मचलती है, वो कौम इतिहास में एक नया इतिहास रचती है। वाह वाह, क्या बात है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नापाक इरादे ने देश की सरहदों को छूने की कोशिश की है, सीमा पर इसी स्याही ने एक इबारत लिखी है। वो इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। वाह वाह, शहादत यानी शहादत कहलाती है। बहुत सुंदर, बलिदान। देशभक्ति की स्याही जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, जी, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। और शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रखेगा, आखिरी पंक्तियां हैं कि शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रहेगा, ये मुल्क सलामत था, सलामत है रहेगा, और सलामत रहेगा। सलामत रहेगा। बहुत सुंदर, एकदम आपने अभी देशभक्ति 15 अगस्त का आपने तो माहौल बना दिया 15 अगस्त का एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद कादी वाला जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हिंदी की स्थिति अभी आपको क्या लग रहा है कि हिंदी हमारी जैसे विश्व भाषा तो बनने जा रही है, लेकिन हिंदी की जो भी स्थिति है वो भारत में क्या है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में आपके क्या विचार है वो आप बताइए। देखिए, एक बड़ा कठिन सा प्रश्न आपने पूछा है जिसका उत्तर हर कोई जानता है, लेकिन स्पष्ट उत्तर देना कोई नहीं चाहता। जी जी। किस स्थिति की बात आप कर रही हैं बताइए। आज मेरे हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में, आपके पास में कंप्यूटर है, मेरे पास है, दुनिया के पास में कंप्यूटर। आप हिंदी भाषा में चला रही हैं? नहीं। तो क्या बोलेंगे आप इस स्थिति को? जी। आप दिन रात जिसमें जुटे रहते हैं 8-8 10 घंटे, जो साधन आपके पास में है, जी, आप अंग्रेजी ही अंग्रेजी है पूरा। जी। तो ये सोचने वालों के लिए सोचने का विषय है कि वह हिंदी कैसे आए। दूसरा, कैसे आए वाली बात नहीं है कि क्यों आए। हाँ। क्यों आए, क्योंकि होता क्या है, इसके लिए कोई प्रयत्न करेंगे नहीं। दूसरा, हो ये गया है, किसी भी भाषा के साथ में ये अक्सर होता है कि जब भी किसी प्रचलित भाषा का कोई दूसरा स्वरूप सामने आता है कोई दूसरी भाषा में, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हमारे अपने लोग ही हिंदी की हंसी उड़ाते हैं। आप रेल, ठीक है रेल बोल दो ना। हाँ। अब अगर आप अग्निरथ आवागमन तो ये कहाँ की बात, लोग इसको व्यंग करते हैं हमारे ऊपर। तो हिंदी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदी जो कुछ भी टिकी हुई है, ये हमारे प्राचीन हिंदी कारों से लेके तो आज तक हिंदी में जो कुछ हो रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए
और ये लोगों तक क्या पहुंच रहा है? हम्म। सबसे ज्यादा पहुंच रही है फिल्म, जी जबकि बिल्कुल। साहित्यकारों ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया हाँ कि फिल्में हमारे कोई काम की है, सिनेमा बिल्कुल हमारे काम की है, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। नहीं। लेकिन भाषा को पहुंचाने में ये बॉलीवुड का तो शायद काफी बड़ा हाथ सबसे है, बड़ा क्योंकि जब भी मैं यानी विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने अटेंड किए हैं, तो उसमें मैंने यही देखा है कि वहां पे ज्यादातर लोगों ने बॉलीवुड की बातें ज्यादा करी हैं, और यहाँ तक कि जो कुछ विश्व में हिंदी जब वो सिखा रहे हैं कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को एक प्रोफेसर जो पीटर फ्रेडलैंडर है, उन्होंने बतलाया कि हम हिंदी की ग्रामर कैसे सिखाते हैं। तो वो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, पास्ट टेंस, मुझे तुमसे प्यार है प्रेजेंट टेंस, मुझे तुमसे प्यार था और रहेगा, कल भी रहेगा, तो फ्यूचर टेंस। तो मतलब ये बॉलीवुड के गाने को लेकर ही उनको ग्रामर पढ़ाई जा रही है, व्याकरण पढ़ाई जा रही है। तो ये स्थिति यानी हमारी है, और इससे इसको झुटलाया नहीं जा सकता। पर सागर जी, मेरे को एक ये पूछना है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्यकारों को जैसे काफी मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को उजागर करने का, पर क्या कभी ऐसा हमारे संस्था, आपकी संस्था वाले ऐसा कुछ नहीं सोचते कि स्कूल्स जो हैं, और खासकर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएं, लेकिन कभी महीने में एक बार या कुछ हिंदी के कोई कार्यक्रम हो, ऐसे हो जिससे कि हमारी संस्कृति से हमारे बच्चे जुड़े रहें। तो ये ऐसा कुछ प्रयास क्या आप लोगों की तरफ से होने की कोई? हमने बहुत मंथन भी किया जी, और परिस्थितियां भी देखी जी। असल में देखिए, आप जब स्कूल में पढ़ती होंगी, हम जब स्कूल में पढ़ते होंगे, तो मराठी भाषी स्कूल होते थे एक शहर में 10, 15, 20, हिंदी भाषी होते थे 10, 15, 20, इंग्लिश के 2 या 3 स्कूल हुआ करते थे। जी। तो चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे वो लखपति सेठ का बच्चा हो, वो हिंदी में ही पढ़ता था और मराठी में पढ़ता था। जी। कोई कोई जो बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो अपने बच्चों को इसमें डालते थे, केजी में, इसमें उसमें वगैरह। और हमने मराठी में या हमने हिंदी में पढ़ाई की, हमारे से लोगों ने मराठी और हिंदी में पढ़ाई की, और हम सब जीते थे। जी। धीरे धीरे वातावरण बदला। वातावरण कौन सा? जी। पढ़ाई का नहीं, हमारी सोच का वातावरण बदला। और सोच का वातावरण बदलने के पीछे भी कई कारण थे। जी। कि बच्चे ने पढ़ाई तो कर लिया सब, जी, मैट्रिक कर लिया उसने, मैट्रिक के बाद में उसको जो आगे विषय चुनने थे, जी, वहां आपके अंग्रेजी अनिवार्य थी आपके पास। आपको चाहे लॉ करना है, जी, चाहे इंजीनियरिंग करना है, चाहे कोई कहीं पे भी जाना है, जी, तो होता ये था कि ये जो हमारे जैसे बच्चे, जी, जिनका इंग्लिश का बस उतना, जैसा आपने बोला ग्रामर ये बता दी, बस उतनी जितनी सीमित जानकारी थी, वो हम पढ़ के जाते थे। तो वो अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी का पढ़ाने का ढंग और अंग्रेजी में ही लिखना, ये हमको कभी कभी बहुत भारी पड़ता था, और हम वो उतना अच्छा नहीं कर पाते थे जितना करना चाहिए था, कर सकते थे। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल देखना चाहते हैं, उसको सर्विस देना चाहते हैं, तो आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, क्योंकि आगे उसको इंग्लिश मीडियम से ही सब रोजी रोटी के लिए बेशक अंग्रेजी सीखना जरूरी है। तो ये ऐसे बच्चे पूरे के पूरे अंग्रेजी माध्यम की ओर कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हो गए, हिंदी से उनका उतना ही ताल्लुक था है जितना हमारा कभी अंग्रेजी से हुआ करता था। जी। पास होने के लिए पढ़ी है या मार्क ज्यादा लेने के लिए पढ़ी, जी जी, उसके प्रति कोई लगाव नहीं। दूसरा कोई मैगजीन नहीं बच्चों के लिए, कोई सारी मैगजीन, यानी पहले चंदा मामा परा कितना पढ़ा जाता था, पर ये, और यहाँ तक कि सागर जी, अभी आपने काफी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, लेकिन मेरा एक आपसे अनुरोध है, यानी ये बात बच्चों की हुई, तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि आप अब कुछ इतना बढ़िया आप लिखते हैं, और देखिए जैसे मैंने कहा, बहुत संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात और बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। तो आप बच्चों के लिए छोटी छोटी कुछ कविताएं या कुछ इस तरह की चीजें लिखिए। और बाल साहित्य जो है, मुझे लगता है ये आप जैसे जो इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वो सब कुछ तो बहुत लिख रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं वो बाल साहित्य लिखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को उससे जोड़ने की कोशिश शायद इस माध्यम से हो जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये हमारे दिल का दर्द भी है। आप मुझसे बाल साहित्य लिखने की बात कर रही हैं, जी, ठीक है, मैंने लिख दिया, जी, क्या करेंगे आप उसका? कोई पत्रिका है बच्चों की, सारी बच्चों की पत्रिकाएं बंद हो गई।
यानी जिसको सबसे ज्यादा आप चंदा मामा, लाखों में उस समय प्रतियां छपा करती थी, पराग, मनमोहन, ये वो सारी पत्रिकाएं जो बच्चों की कविताएं, बच्चों का साहित्य, बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। एक भी पत्र नहीं। अखबार में आपको मालूम है, आप तो खुद रही है, एक पन्ना होता था बच्चों के लिए, बाल विभाग। जी जी बिल्कुल, हम लोग कॉमिक्स भी निकालते थे और एक बाल सभा करके एक पन्ना निकालते आज बताइए कौन सा ऐसा अखबार है जो बच्चों के लिए कॉलम निकाल रहा है? कई लोगों ने ये साहित्यिक पन्ना ही बंद कर दिया, कविताएं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कविता छापना बंद कर दिया। तो ये जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, तो मैं बच्चों के लिए लिखूं भी तो मैं उसको देखिए मंच पे सुना नहीं सकता। अब इत्तेफाक से नहीं, वो तो सही बात है, वहाँ बच्चे नहीं होते तो आप किसके लिए सुनाएंगे, पर श्रोता के लिए, क्योंकि हो ये गया कि अब हम लोग मंची बन गए। जी जी, हमारी मौजूदगी, हमारी डिमांड तब तक है जब तक हमारी कविता में दम है। जी जी जी, जिस दिन भी हमको वैसी दाद नहीं मिलेगी, लोग हमको आउट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पागल हूँ क्या जो वहाँ बच्चों की कविता सुनाऊंगा? जी जी, मैं तो वही जो ऑडियंस चाहता है वो, और आजकल हो गया वो ऑडियंस ऐसा है जिसको कविता की समझ नहीं है। हाँ, तो सागर जी अब हमें ये बताइए आप कि एक अच्छी कविता के क्या गुण होना, क्योंकि देखिए जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उसमें से कई लोग तो कविता लिखते भी हैं और कुछ लोग लिखने की इच्छा भी रखते होंगे। तो क्या है कि लिख तो सब लेते हैं पर कई बार वो तुकबंदी जैसी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं और इतना कुछ लिखते रहते हैं और इतना किताबें आप प्रकाशित करते रहते हैं, तो कुछ थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या गुण होने चाहिए एक अच्छी कविता में, और दूसरा उसके साथ कविता की ग्राह्यता के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये तो असल में आपने मुझसे बात करने के पहले वो बात बता दी थी, सत्यम शिवम सुंदरम। जी जी। और चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि जो भी साहित्यकार होता है उसने समाज या शासन के समीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। ये भूमिका बिल्कुल बंद हो गई आजकल। अब दूसरा, जिसको आप कवि सम्मेलन बोलते हैं ना, ये कवि सम्मेलन, और आपने भी देखा होगा आज से जो 35, 40, 50 साल पहले कवि सम्मेलन होते थे उनमें बहुत अंतर आ गया। पहले ये होता था कि बड़े सचमुच ऐसे साहित्यकार, यानी ये कवि सम्मेलन के मंच पे आते थे। अच्छा। उसमें होता ये था कि अगर समझो 8-9 कवि है मंच पे, तो 4-5 तो गीतकार हुआ करते थे। अच्छा। श्रृंगार के बढ़िया, और बड़ी शानदार लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें 2-3 जो होते थे वो वीर रस के कवि होते थे। और मेरे को ये याद आता है ना अपने नीरज, और ये क्या उनका सुन के तो बस एकदम देश प्रेम जाग उठता था। और उसमें हास्य का एक आध कवि होता था जो गिल्टी कॉन्शियस के लिए साथ में कोने में बैठा रहता था कि यार इन कवियों के बीच में कहाँ फंस गया। आप स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। उस समय सुनने वाले भी थे जो काव्य का मर्म समझते थे और जम के दाद दिया करते। बिल्कुल बिल्कुल। आज कवि सम्मेलन व्यावसायिक बन गया है। भीड़ ऐसे लोगों की होने लगी है जो जिनको साहित्यिक समझ नहीं है। और जब नहीं है तो कोई बहुत अच्छी कविता भी आती है ना, आपको मैं बड़ी छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आज बच्चन जी भी आके इनके सामने अपनी मधुशाला पेश करेंगे ना तो हुट हो जाएंगे, गाली आएंगे, वो भी हुट हो जाएंगे। अरे हाँ, आपने जैसे बच्चन जी का नाम लिया तो हमको बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन, जो कि आपकी एक ये पुस्तक है जो अभी अभी मतलब आपने इसका बुक रिलीज हुई है, लोकार्पण हुआ है, और इसमें आपने हरिवंश राय बच्चन का भी कुछ जिक्र हुआ है, मधुशाला का। थोड़ा सा उसके मतलब थोड़ा टच करिए इसमें जो जो आपने दिए हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 पंक्ति में, क्योंकि वो बड़ा रोचक और बड़ा सुनने लायक है। नहीं, होता ही है, हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा तो ये उनकी एक ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने उर्दू का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। हरिवंश राय बच्चन जो थे वो हिंदी के कवि थे, और समकालीन सुमित्रा पद, महादेवी वर्मा, निराला, ये सब एक समकालीन कवि थे और ये हिंदी के थे। लेकिन आपको मधुशाला पढ़ते समय लगेगा कि आप हिंदुस्तानी भाषा की कोई कविता। दूसरा, इतनी परिपक्वता के साथ में मधुशाला लिखी गई। 2-4 पंक्तियां कुछ बोलिए ना मधुशाला की, बड़ी सुंदर लगती है सुनने के लिए। नहीं, अरे उन तो बड़ा, यानी अमिताभ बच्चन तो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन आपके मुंह से भी हम सुनते हैं। नहीं, उसमें वो उन्होंने लिखा था, जैसे एक बार उन्होंने कहीं लिखा है कि प्राण प्रिय यदि शाद करो तुम मेरा तो ऐसा करना। प्राण प्रिय यदि शाद करो मेरा तो तुम ऐसा करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। और तो आप ना थोड़ा ये भी बताइए कि वो कभी मतलब न मधुशाला जाते थे न पीते थे, वो बात भी कुछ बताइए। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कभी मधु और मधु को हाथ नहीं लगाया, यानी तो वो बिल्कुल शराब नहीं, हाथ न लगाते एक बूंद शराब नहीं पी। लेकिन उनका ये जो हालावाद है
जी ये असल में ये एक सूफीवाद जिसके जो हालावाद जिसका बड़ा नशा होता है अपने आप में अच्छा अच्छा सोचने का, अच्छा वो वाला हालावाद है। इन्होंने पूरे संसार को ही एक मधुशाला बना दिया है। अच्छा 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 और जो संसार में होता है ना, हाँ हाँ अरे सभी इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने, हाँ एक बार आप वो मधुशाला को हाथ में लीजिए किताब को, हाँ वही तो तो जैसा पीने वाला पूरा पैक खत्म किए बिल्कुल बिना मानता नहीं ना, हाँ वैसे आप मधुशाला को खत्म किए बिना जी मानेंगे। हाँ भाव उगता अंगूर लता से हाँ खींच कविता की हाला, हाँ कवि साकी बनकर आया है हाँ लेकर अपनी मधुशाला, हाँ कभी न कण भर खाली होगा, जी लाख पिए 2 लाख पिए, हाँ श्रोतागण है पीने वाले, कविता मेरी मधुशाला। अरे वाह वाह बहुत सुंदर वाह बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी काव्य कथा है इसकी इसमें भी आपने काफी सारी ऐसी कुछ बातें लिखी हैं कि हिंदी काव्य जी इतिहास से लेकर, और जैसा कि मैं जानती हूँ कि यानी एक ये महाराष्ट्र टाइम्स जी, जो न्यूज़पेपर है जी। उसमें आपका लगातार स्तंभ आ रहा था और उसी का जो एक संग्रह है वो ये पुस्तक है। तो इसमें से आप कुछ बात बताना चाहें तो आप बताइए। कुछ कुछ किताबें या रचनाएं कभी कभी ऑन डिमांड होती है, जी तो ये जो है ना, इसका जी कोई कभी सोचा नहीं था मैंने हाँ कि जी पुस्तक आएंगी। हाँ लेकिन हुआ ये क्या कि महाराष्ट्र टाइम्स वालों को मालूम नहीं कि वहाँ के एडिटर्स को वगैरह ये लगा जी कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, हाँ हाँ तो उन्होंने मुझसे संपर्क अरे किया। आप कुछ क्यों, आप तो बहुत लिख सकते नहीं, हैं। कविता तो मैं बहुत लिखता हूँ, जी जी गद्य लेकिन का गद्य के बारे में क्योंकि गद्य का मेरा छपी है, मैं कहानी वगैरह भी लिखता लेकिन हाँ बहुत कम। हाँ तो उनको मालूम नहीं कैसे लगा, हाँ तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया हाँ हाँ कि बोले हाँ, आपको 4 महीने तक हाँ हर बुधवार को हाँ एक लेख देना है हम्म। और ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा मैं आपको कल बताता हूँ, क्योंकि हाँ उन्होंने कविता की बात बोलते तो मैं बोलता हाँ ठीक है, जी जी कल से जी चालू कर नहीं, दी। पर ये इस पुस्तक में जो आपने दिया है जी। इसकी कुछ जिक्र हमको मैंने जो भी है कुछ बहुत अच्छा है, मैंने देखा है सब कुछ, पर मैं चाहती हूँ आपके मुंह से थोड़ा नहीं, सुने। असल में उनका ये बड़प्पन था हाँ कि उन्होंने मुझको फ्री हैंड दे दिया जी कि आप जो चाहे लिखे। हाँ मैंने भी उनको फ्री हैंड दे दिया हाँ कि मैं लिखता हूँ, अगर आपके हाँ स्तर के अनुकूल नहीं हो हाँ या ठीक नहीं हो तो आप बेशक उसको रिजेक्ट हाँ कर हाँ दीजिए। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, जी जी सारे आर्टिकल्स उन्होंने ये छापे। बहुत अच्छे, इसमें से आप देखिए आप कुछ इसमें से तो, हमें तो, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ इसमें से बताइए तो आप। सबसे पहले तो मैंने, जैसे मेरे पहले ही लेख है इसमें आप जी देखेंगे जी कविता, हाँ तो आप हाँ बताइए। लोगों को मैंने बताया कि भाई कविता क्या होती है, हाँ हाँ लोगों को नहीं मालूम, सच हाँ में नहीं मालूम। और बाद में जिस दिन वो कार्यक्रम समाप्त हुआ ना, हाँ हाँ तो लोगों ने जो पन्ने पलटे हाँ तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्होंने, हाँ आधा एक हाँ पेज, हाँ तब वो बोलते हैं कि अरे हाँ यार, इसमें 2 पैराग्राफ में मालूम पड़ा कि कविता हाँ क्या है। कविता क्या है। फिर कविता, ये तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि जैसे कविता क्या, कविता के रंग क्या, कविता के सुग्राह्यता क्या, हाँ। तो ये जो आपने बातें ना इसको थोड़े थोड़े में इन्हें दर्शक थोड़ा जाने तो एक तो तो उनको ये उनके उपयोग में ये आ सकेगा, इसलिए मैं बिल्कुल, आपसे बेशक बेशक। अनुरोध कर रही हूँ थोड़ा नहीं, थोड़ा आप आदेश बताइए। दीजिए। जी और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे पहले लेख में मैंने लिखा कविता हाँ एक चिंतन, कविता जी क्या होती है, ये जी हमने लोगों को बताया कि जी कविता क्या होती है। जी उसके बाद में दूसरा था कि कविता के रंग, कविता कोई एक ही कलर में नहीं लिखी जाती, हाँ कविता श्रृंगार की भी होती है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, जी उसके बाद में किसी पे व्यंग भी होता है, हाँ हाँ विरस की भी होती है, भक्ति रस की भी होती है, जी बहुत सारी। तो मैंने बताया कि कविता के क्या क्या रंग हुआ करते हैं। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा रोक जी रही हूँ। जैसे आपने व्यंग की बात बोली, जी कभी कभी आप 4 पंक्तियों में कोई बात ऐसे लिखते हैं जो बहुत ही किसी को चोट न पहुंचे वाली बात तो रहती, पर बहुत सच्चाई उसमें छिपी रहती जी है। जी जी। ऐसी कोई 4 लाइन आपने लिखी तो बहुत लेकिन है, ना, पर 4 लाइन कुछ बोलिए आप। वो दुर्भाग्य से मेरे पास मेरी इसके पहले पिछले साल छपी हुई जी हर सफा एक फलसफा नाम हाँ की किताब हाँ नहीं मैं, जी तो उसमें देखिए हम कुछ भी लिखते हैं हाँ और लोगों को लगता है कि मन की बात है। उसमें एक जगह मैंने लिखा है, देखिए हाँ आज के जो माहौल पे मैंने लिखा जी है जी कि बेशक वे शहंशाह है, हम्म, दिलदार भी है हाँ और उम्मीद से ज्यादा देते हैं। जी बेशक वे शहंशाह है, हाँ दिलदार भी है, हाँ उम्मीद से ज्यादा देते हैं, हाँ पर क्या करें, हाँ हम वो फकीर हैं जो खैरात भी अपनी मर्जी से लेते हैं। बहुत बढ़िया, खैरात भी अपनी मर्जी से लेते तो हैं। मराठी के बहुत कवि सुंदर। श्रीपाद जोशी को ये बड़ी पसंद आई, जी जी उन्होंने जी उसका मराठी ट्रांसलेशन किया, हाँ हाँ वो भी छपा और वो भी बड़ा हाँ मशहूर नहीं हुआ वही ये मेरे को मालूम है, आपने जैसे ही जी, बोला कविता का एक रंग व्यंग भी है, व्यंग भी तो है, मुझे लगा ये भी एक बहुत सुंदर प्यारा सा व्यंग है। जी, और इसमें कुछ नहीं, उसके बाद में तो जी वो कविता से संबंधित फिर है वो लिखा हमने, ठीक है आपने लिख दिया कविता जी के रंग भी, आप सार्थक लेखन क्या होता जी है, जी मैंने वो जो आपने बताया ना हाँ हाँ सत्यम से, और लोगों को लगे कि हमारे मन की बात है, हाँ उससे समाज की भलाई हो, प्रेम भाव ना फैले, नफरत नहीं फैले, नफरत वो नफरत बिल्कुल सार्थक बिल्कुल लेखन। और उसके बाद में परिमार्जन है, आप कुछ भी लिखते हैं जी तो
तो जरूरी है कि एक बार में आप जो लिखें उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सुधारने की गुंजाइश जी होती जी है। जी तो जी। परिमार्जन क्या होता है, उसकी क्यों आवश्यकता होती है और उसके क्या हाँ प्रभाव होते हैं, हाँ हाँ। ये मैंने वो ये मेरे परिमार्जन को लिखे। ये थोड़ा याद आ रहा है कि मधु पांडे जी के बारे में आपने ये बात लिखी थी कि जब भी वो मन संचालन कर रहे हो या कुछ जी। लिख रहे हो, बिना अपनी रचना को परिमार्जित किए बिना, या यदि वो स्टेज पे जा रहे हैं और उनको यदि कुछ संचालन करना है, उसकी भी वो पूर्व तैयारी है ना, परिमार्जन के बाद ही कोई नहीं, रचना लिखते या बोलते थे। नहीं नहीं, मधुर जी की ही बात नहीं, वो तो हम लोग बैठते थे। मधुर हाँ जी बहुत बड़े कवि थे, हाँ लेकिन वो कोई भी रचना, मैं उनसे 50 वर्षों से जुड़ा हुआ था, जी जी मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, हाँ उन्होंने, उनकी एक भी रचना ऐसी नहीं है जी जो उन्होंने यूं लिखी और यूं पढ़ दी। हाँ हाँ नहीं, वो लिखने के बाद में हाँ हाँ बैठते थे, हाँ एक एक शब्द पे चर्चा होती थी, हाँ तब जाके वो रचना कंप्लीट होती थी। हम भी अपनी कोई भी कविता, मुझको जी अच्छे से याद है, हाँ मैंने वो जो अयोध्या का चल रहा था ना, मैंने पूर्णिमा जी हाँ एक कविता लिखी इंसानियत के दीप नाम की। हाँ। वो 44 पेज की कविता थी। अच्छा, जब हम बैठे ना, 44 पेज। 44 पेजेस। अच्छा, तो कविता इतनी लंबी हो सकती है? महाभारत में हो सकती है कविता। अरे बाप तो रे। 44 पेज की वो कविता थी। हाँ। उस पे वर्क करते करते बस एक ही ये था कि चूंकि मंच पे सुनाना है, तो हर 4 लाइन के बाद में क्लैपिंग आना चाहिए, ताल मिलनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। अच्छा तो ये कविता, तभी वो कवि जीवित रहता है। उनका अच्छा। बड़ा अनुभव। वो 44 पेज की कविता कटते 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 केवल 18 पेज की। अच्छा। और वो हमें भी, आज के कवि में हौसला नहीं, हाँ। आप उनके एक शब्द को बोलो गड़बड़, वो आपको हाँ, सिखाने लगता है बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल। नहीं, वो ऐसा नहीं। तो वो 18 पेज की और कविता बनी। हाँ। और आपको एक बताऊं कि ये उसी परिश्रम का फल था, जी। और उस कविता का, कि उस कविता के कारण मुझको तकरीबन आधा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला। अच्छा। ओ। कई बार बड़े बड़े मुशायर जी। बताए, 9 उर्दू के शायर बैठे, ऑल इंडिया लेवल के हाँ। बड़े बड़े शायर, अच्छा। और एक अकेला हिंदी का कवि नागपुर से आया हुआ, जी। उसकी कविता से समापन हो रहा है। एक अच्छा। सकलाइन धंधर करके उर्दू के बहुत बड़े जी। संचालक थे, हाँ। वो मुझको कहाँ कहाँ नहीं ले गए, अच्छा। हिंदी में भी, यहाँ पे भी। हाँ। तो ये परिमार्जन का ये असर होता है। अच्छा। अगर मैं जानता हूँ, अगर वो हाँ, परिमार्जन नहीं मतलब होता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कई लोग लिखते हैं, लेकिन जो आपने परिमार्जन की बात मानना की, जिसको जी बोलते हैं, मानने की बिल्कुल आदत बिल्कुल। है। उसके बाद में जी फिर सुग्राह्यता, कि कैसे सुग्राह्य हाँ। रचना बन जाए, जी। उसके लिए क्या क्या करना है। परिमार्जन तो कर हो लिया, गया। हाँ। उसके फिर बाद में सुग्राह्यता, यानी हाँ। आप उसको किस ढंग से पेश करते हैं, जी जी जी। उसको किस ढंग से गाते हैं, हाँ। या आपके हाव भाव तेवर, हाँ। या आवाज का उतार चढ़ाव, करेक्ट तो उसमें करेक्ट। सुग्राह्यता वो उनका पक्ष हो जाता हाँ है। हाँ, यानी वीर रस की है तो उस शैली में और उस बेशक आवाज में। हाँ, बेशक। जी उसके बाद में ये हुआ, फिर मैंने मधुशाला का आपने जिक्र किया जी। कि लोगों को पेश तो करूं कि भाई कविता ऐसी भी होती हाँ। है, शुरू से लेकर आखिर तक 16-14 मात्राओं का निर्वाह, हाँ। और कविता देखिए कहां से कहां पहुंचती है, वो मैंने पेश किया। जी। उसके बाद में रहीम साहब के बारे में, जी। अब्दुल रहीम खान था ना, हाँ, रहीम। बहुत कम लोग जानते हैं इनके हाँ, बारे में। हाँ। वो जानते हैं कि सिर्फ ये रहीम के दोहे, अरे नहीं, ये बहुत बड़ा, हाँ। 1000 साल में एक व्यक्ति पैदा होता है रहीम जैसा, हम्म। इतना बड़ा दानशील, इतना बड़ा ज्योतिषी, वैद्य, राजनीति और शास्त्र। रहीम के दोहे तो मैं बोलती हूँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी दोहे, मतलब महिलाएं क्या, गांव के लोग क्या, सबको ये दोहे याद है, यानी इतना ज्यादा वो लोकप्रिय हो गए थे जनसाधारण में। तो दोहे देखिए ना कि क्या आपके दिन की रहीमन चुप हुए बिल्कुल, बैठी है, बिल्कुल। देखी दिनन के हाँ, पेड़, हाँ। जब नीके दिन आई है बन लागी है देर, बिल्कुल। और रहीमन पानी राखी है, हाँ, पानी हाँ। बिन सब सून, हाँ। पानी गए न उबरे मोती बाकी। और निंदक हाँ, निंदक नियरे राखी है। हाँ। हाँ। तो कितना कैसे कैसे लोग जी थे ये। जी जी। और उसके बाद में फिर एक जहाँ कविता आ गई है, हाँ जहाँ कवि प्रेमी आ गए, तो वहाँ दिल भी होता है, हाँ। और जब दिल होता है तो उसमें प्रेम होता है, हाँ। और प्रेम होता है तो जिसको कहीं ना कहीं वो खत वत तो लिखना चलता है ना। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। आज का मोबाइल वाला की मैसेज है, हाँ, हाँ। पहले तो खत की एक मैंने पूरा इतिहास लिया है। यानी ये तो खत प्रेम पत्र जो थे, इस पर तो फिल्में बनी है हमेशा, यानी ज्यादातर तो सीन वही रहते थे। हाँ, और वो प्रेम पत्र अगले वाले को पहुंचाया कैसा जी, जाए, जी। ये अपने आप में बहुत, तो वो सबका मैंने इस खत में और उल्लेख उसमें किया। डाकिए का भी बड़ा हाथ रहता था, हाँ। पोस्टमैन का। डाकिया, बिल्कुल जी। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर मौत के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया हिंदी उर्दू सब में कविताएं कही गई। तो मैंने बताया कि कवि जब मौत के बारे में सोचता है ना, तो कहाँ से कहाँ बात होती है। वो एक है ना उसमें कि कत्ल होंगे तेरे हाथों से खुशी इसकी है, आज इतराए हुए फिरते हैं मरने वाले, हाँ, हाँ। कत्ल होंगे तेरे हाथों से खुशी इसकी अरे है, वाह।
आज इतराए हुए फिरते हैं मरने वाले, अरे हजरते दाग जहां बैठ गए और कोई होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। तो दाग देगा, और गालिब ने भी बहुत कहा है, और बच्चन जी ने तो पूरा उतार दिया है उस मौत पे। और उसके बाद में फिर मैंने कबीर को लिया। कबीर जैसा दार्शनिक भी हजारों साल में एक आध पैदा होता है, तो कबीर पे तो ना बहुत लोगों ने पीएचडी भी बहुत की है। जी जी। उसको बिल्कुल जो पीएचडी में नहीं आ पाया था, मैंने कोशिश किया कि उसको मैंने यहाँ पे उतारूं। और फिर इश्क को लिया मैंने। इश्क का जितना बढ़िया। आप कबीर का भी एक दोहा बोलिए। कबीर के तो दोहे बच्चों तक के, जी बच्चों तक के, जैसे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले हुई, बहुरी करेगा। बताइए क्या है कबीर जी के। और वो आपने बताया निंदक नहीं राखी, बहुत ही बढ़िया। तो ये कबीर का तो एक एक दोहा अशरफियों के मूल का है। उसको जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हमने इश्क के बारे में बात की। जी। इश्क बड़ा, हिंदी वालों में ने इश्क की उतनी बात नहीं, प्रेम की नहीं, लेकिन उर्दू वालों ने तो सब कमाल कर दिया इश्क के बारे में लिखने से। और उसके बाद में फिर जो राजनीति है, आजकल हर जगह उसका दखल है, क्या स्थिति है। और कवि अपना अब राजनीति में तो राज अनीति ज्यादा है। और हाँ, ये आपने बिल्कुल बिल्कुल पते की, राज अनीति है। तो मैंने पिछले बार भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था अपने इसमें कि भाई कवि जो कुछ लिखना है लिखो, 90% वो लिखो जो तुम लिखना चाहते हो, लेकिन 10% तो कुछ ऐसा लिखो जो आपको चाणक्य की याद दिलाए, और देश के प्रति आपका जो कर्तव्य, साहित्यकार का कर्तव्य होता है वो पूरा। क्योंकि आज न मीडिया वो कर्तव्य पूरा कर रही है, न साहित्यकार पूरा कर रहे हैं, न समाज सेवी, न कोई। जी। और अंतिम फिर मैंने माँ से शुरू किया। उसमें सबको लिया मैंने, और आखिर में मधु जी कविता। माँ से हमारा जीवन शुरू होता है, तो क्यों ना माँ से ही हम बात को भी अपना अंत दे। माँ पे तो पूर्णिमा जी इतने ऐसी बातें कही है, और सबसे जो बढ़िया बातें कही है वो मुनव्वर राना ने कही है। और उसके साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने कही, लेकिन जैसा इसने मुनव्वर राना ने ये कहा था कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। जी। उसके होठों पे, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। बताइए कितनी बड़ी बात। और फिर उन्होंने ये भी कहा, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आखिर में ये मधु जी ने भी जो कहा था, जी, तो वो भी मैंने इसमें डाला है। उनकी मधु जी की तो माँ कविता पूरे विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रिय हुई थी। उसमें वो जैसे किस्से अनमोल मीठे मृदु बोल, माँ है यदि मौन बोलेगा कौन। और उसमें फिर वो मनोज मुंतशिर ने कहा, याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। जी? याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था, जो कि आजकल है। आजकल यही चल रहा है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। और फिर उसका समाप्त मैंने अपनी उसी हाइकू से किया, क्या होती है माँ जब हमने जाना जा चुकी थी माँ। बिल्कुल, यानी ये जो बड़ा हृदय स्पर्शी बात आपने भी कही, और जो मुंशीर ने और अपने मुनव्वर राणा ने और मधुप जी ने माँ को लेकर बहुत ही सुंदर बातें हुई। और आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं को तो आप दे दीजिए। मैं तो अभी उस स्थिति में पहुंचा नहीं हूँ कि मैं कोई संदेश दे सकूं, लेकिन देखिए, नहीं, आपका एक जो अनुभव है, यानी संदेश का मतलब यही होता है कि आपने इतने सालों तक साहित्य की सेवा की है, और नागपुर में जो साहित्य जगत स्थापित हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर सागर खादीवाला जी का है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ अपने अनुभव के हिसाब से आप कुछ बताएं हमको। जैसा कि उस दिन भी आप मौजूद थी, बस मैं ये चाहता हूँ, साहित्यकारों के प्रति मेरा एक आग्रह है जी, आप जो चाहे वो लिखे, जो आपकी पसंद का हो, लेकिन 10% स्थान जी पूरे कॉपी में, पूरे पेज में 10 लाइनें उसके लिए लिखिए जो देश के प्रति आपका कर्तव्य है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई गलत बात फैली, तो आप उसका बेशक विरोध कीजिए। मैं जानता हूं कि आप में हिम्मत नहीं है, डरते हैं लोग, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। और अगर आप अपना यानी अपने रचनाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खुद को देते हुए कुछ लिखे,
खुद को जी। जी और जो नए कलमकार लोग हैं जी उनसे केवल एक ही है हाँ कि जो भी लिखो जल्दबाजी में मत लिखो, हाँ हाँ बिल्कुल सोच समझ के लिखो। हाँ। और जब लिखो जी तो उसका परिमार्जन करो, बिल्कुल। अगर खुद कर सकते हो करो, या किसी ऐसे व्यक्ति का, अनुभव क्योंकि भी। उर्दू में क्या होता है अभी जी, भी जी। उस्ताद और शागिर्द की परंपरा है। हाँ हाँ या हिंदी में मेरा अनुभव है कि कोई व्यक्ति अपने हाँ, आप को अभी यानी शागिर्द, गुरु शिष्य की वही परंपरा अब खत्म होती जा रही है। तो अपने आप को गुरु ही मानता है, जी, तो जी। किसी से करवाता नहीं। हाँ। और आप कभी उनको ध्यान दिलाओ तो बोलता है, नहीं नहीं वो ठीक यानी है। अब तो ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा को किसी ने शुभकामनाएं दे दी तो दे दी अपने गुरु को, नहीं तो वो परंपरा अब गुरु शिष्य की खत्म हो रही है। जी जी तो बस जो भी है परिमार्जन करो हाँ। और सीखिए। तो यानी हमारे पंडित शिवनारायण जी द्विवेदी एक बड़ी, जी। मैंने गांठ बांध ली उस बात को, उनका हाँ। कहना ही होता था जी कि आप 100 कविता पढ़ो हाँ तब एक कविता लिखो, हाँ हाँ 100 कवियों को सुनो हाँ तब आप एक कविता सुनाओ। आपको मालूम होगा ना कैसा सुनाना कैसा लिखना। हाँ हाँ ये बड़ी काम की चीज जी है, जी जी क्योंकि आपका अनुभव इसमें बहुत काम आएगा। बिल्कुल और अगर आप कुछ भी पढ़ोगे कुछ भी, तो ये आप स्वांत सुखाय हो जाएगा। हाँ। कोई आपको पढ़ने या पढ़ेगा। पढ़ाने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, आपने बहुत सुंदर बात बताई, बहुत काम की बात बताई, और आज आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ आपको। और बस जल्दी ही आपके फिर से कोई साहित्यिक कार्यक्रम हो जिसमें कि हम फिर से सम्मिलित होए, यही मैं चाहती हूँ। तो श्रोताओं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आप एक बहुत ही बड़े, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही विद्वान साहित्यकार से आज आपकी मैंने मुलाकात करवाई, डॉक्टर सागर खादीवाला जी से। तो